हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असय एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 7वीं क्लास की हिंदी की बुक बसंत का 18वां चैप्टर संघर्ष के कारण में तुनक मिजाज हो गया धनराज। तो इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्लई की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। तो साक्षात्कार पढ़ने के बाद आपके मन में धनराज पिल्लई के बारे में क्या ख्याल आते हैं कि वो कैसे होंगे, उनकी कैसी छवि उभरती है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आंसर होगा कि धनराज पिल्लई का साक्षात्कार पढ़कर हमारे मन में यही छवि उभरती है कि वे सीधा सरल जीवन व्यतीत करने वाले मध्य वर्गीय परिवार से नाता रखने वाले हैं। हॉकी के खेल में उनको इतनी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई, लेकिन उन्होंने जरा भी घमंड नहीं किया, उनको बिल्कुल भी घमंड नहीं है। और वो आम लोगों की भांति लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से भी नहीं कतराते हैं और विशेष लोगों से मिलकर उनको बहुत अधिक प्रसन्नता का अनुभव होता है। उन्हें माँ से बहुत अधिक लगाव है और इतनी अधिक प्रसिद्धि पाने के बावजूद भी वो आर्थिक समस्याओं से जूझते रहे और लोग भले ही उनको तुनक मिजाज समझें, लेकिन वे बहुत सरल हृदय के मनुष्य हैं। आपका अगला प्रश्न है, धनराज पिल्लई ने ज़मीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस सफ़र का वर्णन कीजिए। तो आंसर होगा कि धनराज पिल्लई का बचपन काफ़ी आर्थिक संकटों के बीच गुजरा है। उन्होंने गरीबी को काफ़ी करीब से देखा है। तो धनराज पिल्लई ने ज़मीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक का सफ़र तय किया है। मतलब जो धनराज पिल्लई हैं काफ़ी गरीब परिवार से हैं, तो उन्होंने क्या किया, इतनी गरीबी में भी आसमान का सितारा बने। उन्होंने हॉकी के खेल में बहुत अधिक नाम कमाया। उनके पास अपने लिए एक हॉकी स्टिक तक खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, शुरुआत में मित्रों से उधार लेकर और बाद में अपने बड़े भाई की जो पुरानी स्टिक्स थी उससे ही काम चलाया। लेकिन आखिरकार उनकी जो मेहनत थी वो रंग लाई और अंत में मात्र 16 साल की उम्र में उन्हें मणिपुर में 1985 में जूनियर और राष्ट्रीय हॉकी खेलने का मौका मिला। इसके बाद इन्हें सन 1986 में सीनियर टीम में स्थान मिला। उस वर्ष अपने बड़े भाई के साथ मिलकर उन्होंने मुंबई लीग में अपने बेहतरीन खेल से धूम मचाई। अंततः 1989 में उन्हें ऑलवेन एशिया कप कैंप के लिए चुना गया और इसके बाद वो लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहे और उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपका अगला प्रश्न है, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्लई की इस बात का क्या अर्थ है? तो आंसर होगा कि धनराज पिल्लई का यह कहना कि मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है कि मनुष्य चाहे कितनी भी सफलता प्राप्त कर ले, लेकिन उसे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। तो माँ की इसी सीख को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया है। तो हमने देखा होगा कि जो पेड़ होता है जो कि फलों से लदा होता है, तो वो हमेशा क्या होता है, झुक जाता है और अधिक विनम्र हो जाता है। इसी तरह उनकी माँ ने कहा था कि चाहे हमें कितनी भी प्रसिद्धि मिल जाए, कितने भी हम ऊंचे उठ जाएं, लेकिन हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा विनम्र बने रहना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है कि ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों, पता लगाइए। तो आंसर होगा कि ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है क्योंकि जैसे जो जादूगर होता है वो क्या करता है, अपने दांव पेचों से हमारी ही आंखों के सामने ना जाने क्या क्या कर्तव्य करके दिखाता है और हम समझ भी नहीं पाते कि उसने एकदम क्या कर दिया। तो हम क्या करते हैं, दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो वैसे ही ध्यानचंद भी हॉकी खेलने में माहिर है। कोई भी ऐसे दांव पेच नहीं जो उन्हें नहीं आते हों, तो कोई भी हॉकी में उन्हें मात नहीं दे सकता। तो ऐसा लगता था जैसे कि उनकी जो हॉकी है उस पर जो बॉल है वो चिपक गई हो। तो वो इतने अच्छे से खेलते थे कि कोई भी उनसे बॉल ले नहीं सकता था, कोई भी उनसे बॉल छीन नहीं पाता था। अगर उनकी हॉकी पर बॉल आ जाती थी तो उन्हें कोई भी मात नहीं दे सकता था। फिर आपका अगला प्रश्न है कि किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। तो आंसर होगा कि हॉकी भारत में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। यह खेल भारत के सभी छोटे बड़े शहरों में अनेक वर्षों से खेला जाता रहा है।
तो भारतीय खिलाड़ियों ने इस खेल में बहुत गौरव कमाया है। सन 1928 से लेकर सन 1956 तक भारत ने ओलंपिक खेलों में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते। इसलिए जो हॉकी है उसको भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। और आपका अगला प्रश्न है कि आप समाचार पत्रों पत्रिकाओं में छपे हुए साक्षात्कार पढ़ें और अपनी रुचि से किसी व्यक्ति को चुनें, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर कुछ प्रश्न तैयार करें और साक्षात्कार लें। तो ये प्रश्न जो है वो आप अपने आप करेंगे। हम करेंगे अगला प्रश्न, जो कि है यह कोई आवश्यक नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। क्या आप धनराज पिल्लई की इस बात से सहमत हैं? अपने अनुभव और भरोसे बातचीत के आधार पर लिखिए। तो इसमें पूछा गया है कि कहा गया है कि ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप बहुत प्रसिद्ध हो जाएं तो आपके पास बहुत पैसा हो। तो आप अपने अनुभव और भरोसे बातचीत करने के बाद ये पता लगाइए कि क्या ये बात सही है। तो आंसर होगा कि हम धनराज पिल्लई की इस बात से सहमत हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। उनका यह कथन जो है बिल्कुल सच है, क्योंकि धनराज को स्वयं जितनी शोहरत मिली, जितनी प्रसिद्धि मिली, उतना पैसा उनको नहीं मिला। वे काफ़ी समय तक आम लोगों की भांति जो लोकल ट्रेन होती है उनमें सफ़र करते रहे, जिसे देखकर लोग काफ़ी हैरान होते थे, क्योंकि लोगों को लगता था ये तो बहुत फेमस आदमी है, बहुत प्रसिद्ध आदमी है, फिर भी इस तरह से सफ़र कर रहा है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे। तो हमारे देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्हें प्रसिद्धि मिली काफ़ी, लेकिन उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, जैसे कि प्रेमचंद्र और शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ये सारे जो एग्ज़ाम्पल हैं, उदाहरण हैं, वो हम ले सकते हैं, क्योंकि इन्हें प्रसिद्धि तो काफ़ी मिली थी लेकिन काफ़ी इनको पैसों की कमी थी। तो इन जैसे महान व्यक्तियों का जीवन आर्थिक तंगी के बीच व्यतीत हुआ है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना आसान होता है या मुश्किल? आंसर होगा अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना मुश्किल होता है, क्योंकि लोग बहुत बार क्या होता है अहंकार के शिकार हो जाते हैं, ईगो प्रॉब्लम होती है उनमें। और वो लोग जिनमें सही गलत को परखने की क्षमता होती है, जो आत्म केंद्रित नहीं होते हैं, उनके लिए माफ़ी मांगना आसान होता है। आपका अगला प्रश्न है क्या आप और आपके आसपास के लोग अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेते हैं? तो हाँ, मैं अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेती हूँ। हमारे आसपास के जो लोग हैं वो भी अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेते हैं। फिर है माफ़ी मांगना मुश्किल होता है या माफ़ करना? अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। आंसर होगा किसी के लिए भी माफ़ करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि माफ़ करने के लिए हमें अपनी तकलीफ़ तथा जो नुकसान हुआ है उसको भूलना पड़ता है, जो कि आसान नहीं है। तो किसी को माफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। माफ़ी मांगना आसान होता है, कोई कह देता है हमें माफ़ कर दो, लेकिन माफ़ करना किसी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसको बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि उसको जो नुकसान हुआ है उसको भुलाना पड़ता है और अपनी जो तकलीफ़ है उसको भूलना होता है, तभी वो किसी को माफ़ कर सकता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जिनमें अलग अलग प्रत्ययों के कारण बारीक अंतर है। इस अंतर को समझाने के लिए इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रेरणा, प्रेरक, प्रेरित, संभव, संभावित, संभवता, उत्साह, उत्साहित, उत्साहवर्धक। तो पहला है प्रेरणा। तो मेरी माँ मेरी प्रेरणा है, मतलब मैंने अपनी माँ से काफ़ी कुछ सीखा है। प्रेरक, रामायण तथा महाभारत प्रेरक कथाएं हैं। प्रेरित, मैंने अपने भाई से प्रेरित होकर इस खेल में भाग लिया। फिर है संभव, इतनी जल्दी यह काम करना मेरे लिए संभव नहीं है। या आप कुछ भी बना सकते हैं कि कक्षा में प्रथम आना मेरे लिए संभव नहीं है। फिर है संभावित, यह परीक्षा के लिए संभावित प्रश्नों के उत्तर हैं। फिर है संभवतः, संभवतः यह कार्य आज पूरा हो जाएगा, मतलब जो ये कार्य है ये संभव है कि ये पूरा हो जाए आज, मतलब इसमें उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ये कार्य पूरा हो जाएगा। फिर है उत्साह, सफलता मिलने से विद्यार्थियों में उत्साह भरा है, मतलब काफ़ी वो उत्साह से भरे हुए हैं। उत्साहित, माँ से मिलने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। फिर है उत्साहवर्धक, खेल के मैदान में प्रधानमंत्री का संदेश खिलाड़ियों के लिए उत्साहवर्धक था।
फिर है अगला प्रश्न कि तुनक मिजाज शब्द तुनक और मिजाज दो शब्दों से मिलकर बना है। क्षणिक, तनिक और तुनक एक ही शब्द के विभिन्न रूप हैं। इस प्रकार का रूपांतर दूसरे शब्दों में भी होता है, जैसे बादल, बादर, बदरा, बदरिया, मयूर, मयूरा, मोर, दर्पण, दर्पण, दर्पण। शब्दकोश की सहायता लेकर एक ही शब्द के दो या दो से अधिक रूपों को खोजिए। कम से कम 4 शब्द और उनके अन्य रूप लिखिए। तो आंसर होगा आग, अग्नि, ज्वाला, चांद, चंद्र, चंदा, चंद्रमा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, समुद्र, समंदर, सागर, मात्र, माता, माँ। फिर आपका अगला प्रश्न है कि हर खेल के अपने नियम, खेलने के तौर तरीके और अपनी शब्दावली होती है। जिस खेल में आपकी रुचि हो उससे संबंधित कुछ शब्दों को लिखिए। जैसे फुटबॉल के खेल से संबंधित शब्द क्या हैं? गोल और बैकिंग, पासिंग, बूट इत्यादि। इसी तरह आपको लिखना है किसी खेल से संबंधित जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि क्रिकेट होता है, क्रिकेट में क्या है? एम्पायर, रन, क्षेत्र रक्षक, चौका, छक्का, इस तरह के शब्द जो हैं वो प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।